Hello everyone, we are here to discuss chapter 6 life processes. What are life processes? As the name indicate life processes जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं आपकी लाइफ की, जो आपकी लाइफ की आपके सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेसेस हैं, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस के अंडर हम इंक्लूड करेंगे। इस चैप्टर में वन बाय वन उन प्रोसेसेस का एक्सप्लेनेशन है। इनिशियली थोड़ा थोड़ा हर प्रोसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्टरी है इनिशियल लेक्चर में। So how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are the living beings. Means ये क्या कहना चाहते हैं कि आप कैसे बताएंगे कि whether something is alive or not. एक तो हम बात करते हैं कि किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो किसी लिविंग बीइंग में ही होगी। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ है जो बॉडी की प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ, बॉडी में जो चेंजेस होते रहते हैं, तो दैट इज़ द डेवलपमेंट। ग्रोथ हम कह सकते हैं कि हर लिविंग बीइंग में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जैसे हम एक जगह मिट्टी का ढेर बढ़ाते जा रहे हैं तो साइज़ तो उसका बढ़ गया, साइज़ में किसी चीज़ का बढ़ना, मास में किसी चीज़ का बढ़ना, वो भी तो ग्रोथ है। तो ग्रोथ एक तरह से लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं सेल में, ये सभी क्या हैं, ये ऐसे फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक लिविंग बीइंग है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वी स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। कोई भी चीज़ आप मूवमेंट करते हुए देख रहे हो, जैसे इन्होंने काऊ का है या डॉग का एग्जांपल दिया है, या कई अदर काइंड की भी मूवमेंट है, अगर हम वो, बट ज़रूरी नहीं है कि विजिबल मूवमेंट ही हो। हमारी बॉडी में इंटरनली बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती रहती हैं, तो वो भी तो लिविंग बीइंग का एक हिस्सा है, मस्ट है वो। तो सभी प्रोसेसेस ऐसी नहीं हैं जो विजिबल हों, बहुत सारी इनविजिबल प्रोसेसेस भी चलती रहती हैं जो एक लिविंग बीइंग का बहुत ही मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब बात आती है कि मीन्स एनिमल्स के केस में हम फिर भी कई मोमेंट्स देख सकते हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं ये लिविंग है या नहीं है। बट प्लांट्स में है, जैसे प्लांट्स में तो आप ऐसा नहीं कह सकते, प्लांट में अब ऐसे इस तरह से मूवमेंट होती हैं जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो प्लांट की मूवमेंट कैसे बताएंगे आप? प्लांट में आपने देखा होगा कि स्टेम है वो अपवर्ड ग्रो हो रहा है, रूट है वो डाउनवर्ड ग्रो हो रही है, फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है, वो भी सभी क्या हैं, वो भी सभी एक तरह से मूवमेंट है, प्लांट की मूवमेंट है, प्लांट का रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के, आउटर स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो कोई भी चीज़ जब रिस्पोंड कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो लिविंग है। और लिविंग बीइंग में इंटरनली बहुत सारी सेल के अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, केमिकल प्रोसेसिंग, जो एक लिविंग बीइंग में ही सिर्फ होती हैं। ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है सिर्फ। इसके बाद हम बात करते हैं वाई आर द मोलिकुलर मोमेंट्स नीडेड फॉर द लाइफ। मीन्स हम बात करते हैं कि एक बॉडी है, उसमें ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल है, और उस सेल के अंदर फिर मोलिक्यूल्स भी होंगे, और उन मोलिक्यूल्स में मूवमेंट हो रही होंगी, तो वो क्यों ज़रूरी है? मीन्स हमें पता है कि लिविंग बीइंग में इंटरनली बहुत सारी प्रोसेसिंग चलती रहती हैं, और उन प्रोसेसिंग के बिना जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके बिना आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग रुक जाएगी, बॉडी की प्रोसेसिंग नहीं होगी, केमिकल जो प्रोसेसिंग है आपकी सेल की वो रुक जाएगी। इसलिए बॉडी में जो इंटरनल मूवमेंट है दैट आर मस्ट, क्योंकि जो केमिकल प्रोसेसिंग में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस उसमें चलती रहती हैं कि एक प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ, दूसरा मीन्स कोई अनदर सब्सटेंस है वो फिक्स हुआ है जो रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। सो मोमेंट्स, देयर आर फ्यू मोमेंट्स दैट आर कंपल्सरी दैट मस्ट गो ऑन फॉर अ लिविंग बीइंग। अब हम बात करते हैं व्हाट आर एक्चुअली दीज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो हैं आपकी, उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस।
The maintenance, the processes which together perform the maintenance job are the life processes, means processes that are required for the maintenance of the body, और that are required for the growth and development of the body. वो क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. These are the processes that are required for the maintenance of the body. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside to the body of the organism, and we call this food. हमें बताया जा रहा है कि जैसे बॉडी में प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनली हमें बॉडी की प्रोसेसिंग के लिए कई जगह एनर्जी की नीड होगी. वो एनर्जी कहाँ से आएगी? हमें पता है वो न्यूट्रिशन से आएगी. और न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन क्या होता है? एक तरह से न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ फूड सब्सटेंसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, किस फॉर्म में हम ले रहे हैं? तो ये क्या होता है? एडिशनल मीन्स जो रॉ मटेरियल हमारी बॉडी को प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो हम आउटसाइड एनवायरनमेंट से ही लेते हैं. और मेनली ये क्या होते हैं? दीज आर द कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस. क्योंकि आपको पता है आप फूड न्यूट्रिशन किस फॉर्म में लेंगे, आपके फूड के क्या कंपोनेंट होंगे? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं. इन सभी में क्या है? सभी ये क्या है? कार्बन बेस्ड हैं. क्योंकि आप इनका अगर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की आप बात करेंगे तो उसमें कार्बन उनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके स्ट्रक्चर का. अब हम बात करते हैं. द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. Therefore, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body need to grow. मीन्स ये क्या कहना चाहते हैं कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कहाँ से, मीन्स किस तरह से इस फूड को हम यूज़ करेंगे. जो न्यूट्रिशन की हमने बात की है, फूड का इनटेक जो हमने किया है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? तो ये हम बता सकते हैं कि वेरियस जो केमिकल प्रोसेसेस हमारे सेल में चलती रहती हैं उनको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. और वो कैसे आएगी एनर्जी? बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शंस. जो ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शंस चलती रहेंगे केमिकल जो सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन के लिए, वो फर्दर एनर्जी को डेवलप करवाने में हेल्प करेंगे. और आपने देखा होगा कि जो फूड का ब्रेकडाउन है हायर ऑर्गेनिज्म में, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फूड का ब्रेकडाउन है टू डेवलप द एनर्जी, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म में ये विदाउट ऑक्सीजन भी ये प्रोसेस चलती रहती है, बट वहाँ क्या होगा? कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा किसी भी सब्सटेंस का, और बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी वहाँ डेवलप होगी. बट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वेरियस प्रोसेसिंग के लिए. तो यह वहाँ पे मीन्स हमारे बॉडी में फूड के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है. ऑक्सीजन इज़ मस्ट. देन फर्दर हम आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन इज़ देयर फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. जो आपकी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा? बॉडी बहुत ही सिंपलर है, एक सिंगल सेल होती है. तो वहाँ फूड का इनटेक है या फूड का जो इजेशन है, रिमूवल है या गैसियस एक्सचेंज है, वो किसकी हेल्प से हो जाएगा? सिंपल
मीन्स सिंपलर जो डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस की प्रोसेस हैं उनसे ही उनकी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सिर्फ डिफ्यूज़न या ऑस्मोसिस ही प्रोसेसेस मीन्स एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है फूड या गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये हमारी बॉडी में अदर केमिकल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अदर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द होल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और कौन सी प्रोसेसेस की ज़रूरत होगी। एनर्जी तो डेवलप हो गई है तो उसको फिर यूटिलाइजेशन होगा बॉडी की प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद जो आपने सुना होगा कि फूड का ट्रांसफ़र है फर्दर, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो गया है, फिर फूड मीन्स बॉडीली प्रोसेसेस के लिए सेल के टिश्यूज़ में जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, बॉडी की सेल्स हैं, वहाँ तक डाइजेस्टेड फूड पहुँच चुका है। वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, CO2 रिमूव हो रही है। तो वो CO2 फिर बॉडी से बाहर कैसे हम निकालेंगे, कैसे वो लंग्स तक पहुँचती है, उसके लिए भी हमें कुछ सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस की ज़रूरत होगी। तो वहाँ हमें किसकी ज़रूरत होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स का रोल है। और प्लांट्स में मेनली इस तरह की प्रोसेसिंग के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेसेस के लिए प्लांट्स में रोल होगा जाइलम एंड फ्लोएम का। फिर उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ बात हो गई है। उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं कि बॉडी में अगर यूज़फुल मटेरियल को हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा मटेरियल भी डेवलप होगा जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको हमें बाहर रिलीज़ आउट करवाना होगा। उसके लिए फिर जो सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है या अदर सब्सटेंसेस हैं, उनको हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस से रिलीज़ आउट करवाते हैं, जिसमें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी का, नेफ्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये सभी प्रोसेसेस वन बाय वन इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी होंगी। ये जस्ट इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी आइडिया यहाँ गिवन था। इसके बाद मेजर फर्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, ये क्या है आपका न्यूट्रिशन बेसिकली हमें पता है इनटेक ऑफ फूड्स 2 टाइप का होगा। जो मेन टाइप है न्यूट्रिशन की वो 2 होंगी, 2 फॉर्म में हम फूड का इनटेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक नाम से भी हमें पता चल रहा है, ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो सेल्फ डिपेंडेंट है, द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई भी लिविंग बीइंग है दैट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन प्रोसेसिंग, दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बेसिकली एग्जांपल हम ले रहे हैं प्लांट्स का, अदर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं वो, और कीमोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। फोटोट्रॉप्स वो होंगे जो डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करते हैं, और कीमोट्रॉप्स वो होंगे जो केमिकल प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में केमिकल प्रोसेसिंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ करती होती है उसी से वो अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल करते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आप एक एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्या है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ते आए हैं कि प्रोसेस इन विच देयर इज़ फिक्सेशन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का केमिकल प्रोसेसिंग में यहाँ बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है, इसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को, जिसको वो फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ कर लेगा।
तो यहाँ पे हम मीन्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसको थोड़ा सा आगे इसकी मीन्स प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ इवेंट्स कौन से हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के लिए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी होगी केमिकल रिएक्शन? यहाँ मेनली फोटोसिंथेसिस में CO2 का फिक्सेशन होगा, वाटर का यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि वाटर की ही स्प्लिटिंग होगी आगे फर्दर केमिकल प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। ये रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। कहाँ से आए हमें पता है, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, गैसियस एक्सचेंज के टाइम में प्लांट इसको स्टोमेटा की हेल्प से ले लेते हैं। वाटर को जाइलम की हेल्प से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट को प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से कैप्चर कर लेंगे। और फिर फॉर्मेशन किसकी होगी? यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज की यहाँ सिंथेसिस होगी। जितना ग्लूकोज प्लांट को ज़रूरत है वो यूटिलाइज कर लेगा और उसके बाद ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा एंड ऑक्सीजन यहाँ रिलीज होगी एक तरह से बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यही इवेंट्स मेनली यहाँ हैपन होंगे, मीन्स यही मेनली यहाँ इवेंट्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होंगे। फर्स्ट तो जैसे हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी क्योंकि हमें केमिकल प्रोसेस यहाँ करवानी है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बिना फिर केमिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद ये तो है जनरल फोटोसिंथेसिस, बट डेजर्ट प्लांट्स में जहाँ पे स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रहते हैं वहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? डेजर्ट प्लांट्स में आपको पता है कि वाटर की स्कैरसिटी की वजह से मीन्स वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज रहेगा। तो इनमें क्या होगा, वन बाय वन स्टेप्स, ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस में एक के बाद ये सारे इवेंट्स हैपन हो। इसमें क्या होगा, जैसे कि डेजर्ट प्लांट में हो रहा है कि डेजर्ट प्लांट टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट उस टाइम पे वो बना के छोड़ देंगे। और जैसे ही सनलाइट अवेलेबल होगी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्रॉस सेक्शन यहाँ दिखाया हुआ है आपके लीफ का, इसमें थोड़ा सा आपको इसका बता देते हैं। लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना हम बोलते हैं कंप्लीट लीफ जो विजिबल होता है। बीच में इसका जो थिकर एक लाइन दिखाई देती है उसको हम नाम देते हैं मिडरिब, और साइड में जो नेटवर्क सी ब्रांचेस जो दिखाई देती हैं उनको हम वेन एंड वेनलेट्स बोलते हैं। इन्हीं का आगे हम सेक्शन देखते हैं, सेक्शन कट करके देखेंगे तो यहाँ कंडक्टिंग टिश्यूज़ हमें दिखाई देंगे। ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो वेस्कुलर बंडल भी हम इसको कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी हम इनको कह सकते हैं, जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करवाएंगे। एपिडर्मिस के बाहर यहाँ क्या होगा, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होगी जो वाटर को लॉस को यहाँ प्रिवेंट करेगी, वाटर के ये इम्परमिएबल होती हैं। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे जिनको गार्ड सेल्स गार्ड करके रखती हैं, उनकी फंक्शनिंग को वो रेगुलेट करती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ एक एक्टिविटी की। ये एक्टिविटी आपके लिए पॉसिबल होगी मेनली तो लैब कंडीशंस में। इसका एक ब्रीफ आइडिया हम यहाँ ले लेते हैं। तो क्या है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है एक्टिविटी का, टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ कौन सा होगा, जहाँ जिसमें पैचेस हैं बीच में, डायरेक्टली कंप्लीटली क्लोरोफिल जहाँ इवनली स्प्रेड आउट नहीं है। मनी प्लांट है, क्रोटॉन से ये आप ले सकते हैं। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। हम उस प्लांट को शेड में रख देंगे 2-3 दिन के लिए ताकि जितना फूड उसमें स्टोर था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बन के जो फूड स्टोर हो गया था, ग्लूकोज जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया था, ताकि वो यूज़ अप हो जाए। उसके बाद प्लांट को हम फिर से सनलाइट में ले आएंगे ताकि फोटोसिंथेसिस फिर से कंटिन्यू हो जाए।
pluck a leaf from the plant, mark the green areas in it and trace them on the sheet of paper. एक शीट पे हम उसको ट्रेसिंग कर लेंगे, जहाँ पे भी ग्रीन येलो पैचेस हैं उनको हम मार्क करके छोड़ देंगे. Dip the leaf in the boiling water for a few minutes. After that, immerse it in a beaker containing alcohol. वाटर का बीकर पहले यहाँ रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर डायरेक्टली आप बीकर में अल्कोहल डाल के उसमें लीफ डाल दोगे, फ्लेम के कांटेक्ट में आप रख दोगे तो दैट विल बी हार्मफुल. तो इसीलिए हम पहले वाटर का बीकर रखते हैं, उसके अंदर फिर हम जो अल्कोहल कुछ अमाउंट में अल्कोहल डाली हुई है वो बीकर डालते हैं, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ये फ्लेम को कैच कर सकता है डायरेक्टली अल्कोहल. इसलिए पहले वाटर फिल्ड बीकर आप रखोगे. तो अल्कोहल का यहाँ काम क्या है? अल्कोहल मेनली डीकलराइज करने के लिए लीफ को, कि लीफ में जितना ग्रीन कलर है वो रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. केयरफुली प्लेस द बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल. केयरफुली what happens to the color of the leaf. लीफ का कलर का क्या होगा? जैसा कि अभी आपको बताया है कि वो डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का काम ही ये है उस कलर को रिमूव कर देना, जो भी लीफ का ग्रीन कलर है उसको रिमूव कर देना. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, उसमें ये ग्रीन पिगमेंट मिक्सअप हो जाएगा. डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. आयोडीन में यहाँ हम क्यों डाल रहे हैं इसको? क्योंकि आपको पता है आयोडीन किसके लिए हम यूज़ करते हैं? टेस्टिंग के लिए, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए. प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो वहाँ स्टार्च भी स्टोर हुआ होगा, और स्टार्च आयोडीन मिक्स होके, मीन्स आयोडीन के साथ स्टार्च की रिएक्शन होगी तो कैसा कलर होगा? स्टार्च और आयोडीन की रिएक्शन से ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, और जहाँ स्टार्च अवेलेबल नहीं है वहाँ एज सच आयोडीन का ही कलर हमें दिखाई देगा. टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग. हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ हमें उस लीफ में ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है और कहाँ डायरेक्टली हमें एज सच आयोडीन का कलर अपीयर हो रहा है. तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल था वहीं आपको स्टार्च की प्रेजेंस दिखाई देगी, और वहीं आयोडीन के साथ रिएक्ट होके ब्लू ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा. तो व्हाट यू कैन कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द वेरियस एरिया ऑफ लीफ. तो हम ये बता सकते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुई है, वहीं पे स्टार्च की सिंथेसिस हुई है. यही हम यहाँ बता सकते हैं. इस एक्टिविटी से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की. स्टोमेटा क्या होंगे ये हमें पता है. दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन अ लीफ, जो जिनको गार्ड सेल, जिनके बाहर गार्ड सेल, जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये अवेलेबल हैं. गार्ड सेल्स का रोल होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करना. अलग अलग शेप होंगी ये डाइकोट एंड मोनोकोट में. डाइकोट में ये बीन शेप्ड हैं. तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है प्लांट की फंक्शनिंग के लिए, लीफ की फंक्शनिंग के लिए स्टोमेटा का. तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है ये हम यहाँ देखते हैं. जो गैसियस एक्सचेंज है, मैक्सिमम जो गैसियस एक्सचेंज है लीफ में, जो CO2 का इनटेक है और ऑक्सीजन का रिलीज़ है, वो भी स्टोमेटा की हेल्प से ही यहाँ पॉसिबल हो पाता है. और जो वाटर का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वो भी स्टोमेटा की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है. और ट्रांसपिरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट में, जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए. इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे प्लांट में तो हमने, लीफ में तो हमने बात कर ली कि लीफ में क्या प्रेजेंट होगा. स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल. तो स्टेम और रूट में भी गैसियस एक्सचेंज होगा. वो किसकी हेल्प से होगा? स्टेम में ये होगा, स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स होंगे वहाँ भी, लेंटिसेल्स हम उनको नाम देते हैं,
और रूट में हमें पता है रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गार्ड सेल की फंक्शनिंग के रिगार्डिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल स्वेल अप मीन्स स्ट्रेच होगी इनकी फ्लेक्सिबल जो लेयर है व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जिसकी वजह से ये पोर डेवलप हो जाएगा, आपका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, causing the stomata to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. पोर क्लोज हो जाएगा जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं। इस केस में जैसे ही वाटर लॉस हो जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक, ये जो स्टोमेटल जो ओपन वो है क्लोजिंग हो जाएगी, गार्ड सेल की श्रिंकेज हो जाएगी, इनकी जो लेयर्स हैं वो नेचुरल अपनी शेप में आना शुरू हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल लेयर्स होती हैं इसकी। इसके बाद एक और छोटी सी एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. यहाँ जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखी है वाच ग्लास में, इसका क्या रोल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इससे क्या होगा, CO2 नहीं है तो फिर फिक्सेशन किसका होगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं होगी तो यहाँ स्टार्च का अमाउंट कम हो जाएगा। Cover the plants with the separate bell jars. Use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plates so that the setup is airtight. Airtight हम यहाँ किस लिए करते हैं इस पूरे सेटअप को, ताकि फर्दर कोई भी बाहर से कोई गैसेस की एंट्री या एग्जिट ना हो। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 2 hours. फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको सनलाइट में रख देंगे। Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch in the above activity. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? No. जहाँ CO2 एब्जॉर्ब हो गई है यहाँ स्टार्च की सिंथेसिस कम होगी, अनदर जो प्लांट है उसमें स्टार्च की सिंथेसिस ज़्यादा होगी। जो प्लांट में अनदर जो कंपाउंड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफ़िल होगी, वाटर तो जैसे सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, तो अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये भी सॉइल से ही प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कम, कुछ मैक्रो होंगे जो ज़्यादा अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत होगी वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन है या इसी तरह के अदर कंपोनेंट्स हैं, इनका क्या रोल होगा, ये भी प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्लांट्स इन्हीं से जो प्रोटीन्स हैं या अदर सब्सटेंसेस हैं इनको सिंथेसाइज कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपोजिट होगा जस्ट ऑटोट्रॉप्स के। हेट्रोट्रॉप्स क्या होंगे, दैट आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, और वो फूड पे भी डिपेंडेंसी अदर्स पे कई तरह से होगी। जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मेनली जो एनिमल्स हैं ये हम क्या करते हैं, फूड को अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जस्ट इनटेक ऑफ फूड एंड देन इट्स डाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें हम डायरेक्टली फूड का इनटेक करेंगे और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे और फिर यूटिलाइजेशन होगा। तो ये ह्यूमन बींग्स आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जैसे बैक्टीरिया है, फंगस हैं, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे। तो दे यूटिलाइज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, वहीं पे अपने केमिकल्स को रिलीज़ करके उसको डाइजेस्ट करके फिर उस फूड का इनटेक करेंगे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक टाइप होगी होलोजोइक और दूसरी होगी आपकी सेप्रोट्रॉपिक। थर्ड हम किसकी बात करेंगे, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कुस्कुटा है, अमरबेल है प्लांट के केस में, या टिक लाइस है, लीच है, टेपवर्म है। ये क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होंगे अदर्स पे, अदर्स से, होस्ट से, जिस पे ये डिपेंडेंट होंगे उसको हम कह रहे हैं होस्ट। वहाँ से ये न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं और इनको हम क्या कहेंगे, लीच, टिक, हमरबेल, इनको हम कहेंगे पैरासाइट, जो होस्ट से न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे। होस्ट में फिर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, होस्ट के लिए ये फिर हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो हायर ऑर्गेनिज्म का हम अलग से पढ़ेंगे, ये है सिंपलर ऑर्गेनिज्म के बाद, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सिंगल बॉडी है। कैसे ये फूड का इनटेक करेंगे, तो हमें पता है अमीबा में फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। जैसे ही ये फूड के पास पहुंचता है, इसकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये सूडोपोडिया डेवलप कर लेगा। सूडोपोडिया में सूडो फॉल्स, पोडिया फीट, फॉल्स फीट, एक तरह से ये प्रोट्रूड आउट, बाहर के साइड निकाल लेगा और फूड को कैप्चर करके फूड वैक्यूल की फॉर्म में उसको ले लेगा। फूड वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन होगा और जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्सअप हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर इजेशन उसका कर देगा, उसको बाहर ये निकाल देगा। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जिसे हम बात करते हैं, तो एंडोसाइटोसिस वही होता है डायरेक्टली फूड का इनटेक, और एक्सोसाइटोसिस होता है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करवा देना। पैरामीशियम में ये प्रोसेस थोड़ा सा एडवांस होगी इससे, अमीबा से, क्योंकि पैरामीशियम में क्या होगा, है तो वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे पूरे स्ट्रक्चर पे, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसके बॉडी पे बाहर प्रेजेंट होंगे। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पैरामीशियम में क्या काम आएंगे, सीलिया फूड को कैप्चर करने के काम आएंगे। और पैरामीशियम में एक चीज़ का ध्यान रखना है, फूड के डाइजेशन के लिए, फूड के और अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल के लिए सेपरेट वहाँ वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। है वो भी सिंपलर ऑर्गेनिज्म, सिंपलर प्रोसेस से ही फूड का इनटेक और डाइजेशन होगा। मीन्स इनटेक को हम बोलते हैं, फूड के इनटेक को हम कहते हैं इंजेशन, फूड के डाइजेशन को हम फिर नाम दे देंगे, ब्रेकडाउन को हम नाम देंगे डाइजेशन। उसके बाद वो फूड पूरा साइटोप्लाज्म में जैसे मिक्स हो जाएगा डाइजेस्टेड फूड, उसको हम नाम दे देते हैं एब्जॉर्प्शन, उसका देन वेस्ट के रिलीज को हम नाम देंगे इजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेसेस मीन्स कंप्लीट होती हैं। और यूटिलाइजेशन से पहले भी हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे होता है कि फूड यूटिलाइजेशन के लिए टिश्यूज़ तक कैसे पहुंचा है, वो ब्लड की हेल्प से वो ट्रांसफ़र होता है अलग अलग पार्ट्स में, उसको हम नाम देंगे एब्जॉर्प्शन। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है फूड की, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मीन्स एसिमिलेट होगा फूड, जहाँ पे भी पहुँचा है ना वहाँ उसका यूटिलाइज हो जाना। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन द सिंपलर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म का हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।